नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। श्रद्धा वालकर मर्डर केस से हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अब संज्ञान ले लिया है। चार्जशीट में जो बातें सामने आई हैं उसमें अब तक आपने जो सुना है उससे भी ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। चार्जशीट के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा की जो हड्डियां थी उनको मार्बल काटने वाले मिक्सर ग्राइंडर से पीसा और पाउडर बनाकर फेंक दिया। उसने शव को जलाने और उंगलियां अलग करने के लिए चिंगारी वाली टॉर्च का भी इस्तेमाल किया। हत्या के 3 महीने बाद उसने श्रद्धा के सिर का जो हिस्सा था उसे फेंका। श्रद्धा के शव को काटते वक्त उसके हाथ में एक कट भी लग गया था। हत्या के बाद जब आफताब की एक गर्लफ्रेंड उसके घर पर आती थी तब वो श्रद्धा के शव के टुकड़े फ्रिज से निकालकर किचन में रख देता था और उसके जाते ही वापस फ्रिज में रख देता था। तो इस तरह के कई बातें जो हैं वो इसमें सामने निकल कर आ रही हैं जो हैरान कर दे रही हैं। और अब सबको इंतजार है इसी बात का कि अब जब कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा। हम जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के साथ, जो लगातार इस खबर पर को कवर कर रहे हैं। मुकेश, एक के बाद एक जैसे जैसे ये जो केस है इसकी परत खुलती जा रही है, ऐसे ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं मुकेश, जिन्हें शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। कि मार्बल का जो ग्राइंडर होता है उसमें श्रद्धा की हड्डियों को पीसा, और क्या कुछ मुकेश इसमें निकल कर आ रहा है? देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो 6600 पन्नों की चार्जशीट पेश की है, उस चार्जशीट पर आज कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। और चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद चार्जशीट का कुछ हिस्सा हमें मिला है जिसमें आफताब का बयान है और दिल्ली पुलिस की जांच से जुड़ी हुई कई बातें हैं। इस चार्जशीट का जो डिटेल है उससे ये मालूम चलता है कि ये मामला जघन्य अपराध से भी जघन्य मानिए इसको। और इसमें जो आफताब से पूछताछ हुई है और दिल्ली पुलिस ने जाँच की है उसमें साफ हुआ है कि आफताब अमीन पूनावाला श्रद्धा वालकर से लगातार झगड़ा करता था। और झगड़ा करने की वजह यह थी कि आफताब अमीन पूनावाला ने बम्बल ऐप से बहुत सारी लड़कियों से दोस्ती कर रखी थी। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो दिल्ली से लेकर दुबई तक थी और इसी का श्रद्धा वालकर लगातार विरोध कर रही थी, जिसके चलते दोनों में झगड़ा हुआ। 18 मई 2022 को जिस दिन श्रद्धा वालकर की हत्या हुई उस दिन श्रद्धा वालकर मुंबई जाने वाली थी, क्योंकि दोनों का ब्रेकअप हो गया था और श्रद्धा चाहती थी कि अब वो आफताब अमीन पूनावाला से दूर रहे। लेकिन उसी दिन अचानक से आफताब ने श्रद्धा का जो टिकट था वो कैंसिल करवा दिया, जिसके बाद आफताब अमीन पूनावाला और श्रद्धा वालकर में झगड़ा हुआ। उसके बाद आफताब श्रद्धा के ऊपर बैठ गया और उसने उसका गला दबा दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद आफताब को लगा कि वो एक बैग में श्रद्धा का शव भरकर बाहर फेंक देगा, लेकिन फिर उसको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस उसे पकड़ ले, क्योंकि एक बैग में शव को ले जाना कठिन था। तो उसने पास में ही मार्केट में जाकर 3 चाकू, एक आरी और एक हैमर परचेज किया और उसके बाद श्रद्धा के शव के लगातार उसने कई टुकड़े किए। उसने जो बयान दिया है उसके मुताबिक उसने 17 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंका। जो श्रद्धा का सिर था वो करीब 3 महीने बाद फेंका गया और श्रद्धा की पहचान छुपाने के लिए उसने सिर के हिस्से को जो टॉर्च होती है जिसमें कि चिंगारी निकलती है उस टॉर्च से जलाया और साथ में श्रद्धा के जो हाथ की उंगलियां थी उनको भी उसी टॉर्च से अलग किया। उसके बाद उसने श्रद्धा का सर फेंका। उसने कई हड्डियां जो श्रद्धा की थी उनको स्टोन वाले मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस दिया और पाउडर बनाकर जो पास में ही 60 फुटा रोड था वहां पर फेंक दिया। तो इस तरह से शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने कई तरीके अपनाए। जो उसका मोबाइल था उसकी मोबाइल के गूगल की जांच से ये बात मालूम चली कि हत्या के बाद वही श्रद्धा का मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था और श्रद्धा के मोबाइल की जो लोकेशन है वो आफताब के साथ साथ जहां पर वो गया वहां पर मिली, जिससे साफ हो गया कि हत्या के बाद आरोपी ने श्रद्धा का मोबाइल अपने पास रखा था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये केस खुला कैसे? ये केस ऐसे खुला कि आफताब शुरुआत में कहता रहा कि श्रद्धा करीब 1 महीने पहले यानी कि अप्रैल के महीने में उसे छोड़कर चली गई है और उसके बाद से उसका कोई पता नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो पाया कि 18 मई और उसके बाद श्रद्धा के मोबाइल फोन से काफी सारे पैसे आफताब ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। और यहीं पर वो पकड़ा गया जब पुलिस ने उससे कहा कि अगर श्रद्धा उसे छोड़कर चली गई थी तो श्रद्धा का मोबाइल आखिर एक्टिवेट कैसे है और कैसे वो पैसा ट्रांसफर हो रहा है। तो यहीं पर वो फंस गया और उसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उससे लगातार जो पूछताछ हुई है, उसके नार्को टेस्ट की रिपोर्ट, उसके पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस ने इस चार्जशीट में अटैच की हैं। जो घर वालों के बयान हैं, दोनों की जो मोबाइल की लोकेशन है, जो व्हाट्सएप मैसेज हैं, जो मैसेज हैं,
वो सारे भी इस चार्जशीट में शामिल किए गए हैं। तो ये चार्जशीट करीब 6,600 पन्नों की चार्जशीट है जो कोर्ट में पेश कर दी गई है। और चार्जशीट में ये भी कहा गया है कि 18 मई की रात, यानी जिस दिन श्रद्धा की हत्या हुई, उस रात आफ्ताब ने केवल एक खाना यानी कि एक चिकन रोल ऑर्डर किया था, जो उसने अपने लिए किया था क्योंकि श्रद्धा की मौत पहले ही हो गई थी। मुकेश, यहाँ पर आपसे उसकी जो गूगल की हिस्ट्री है जी, मुकेश यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं, संक्षेप में अगर आप बता सके, क्योंकि अब ये जो और डिटेल्स आए हैं ये बेहद परेशान करने वाले हैं। श्रद्धा के पिता, श्रद्धा के भाई जो इंतजार कर रहे हैं अब न्याय का, उनको कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 21 फरवरी की जो तारीख है वो स्क्रूटनी के लिए तय की गई है, तो अब उसमें क्या कुछ होगा? देखिए, जो अभी चार्जशीट पेश हुई है, इस चार्जशीट को पुलिस ने तय समय यानी 3 महीने के अंदर पेश किया है। आमतौर पर इस तरह के मामलों में 3 महीने के अंदर यानी 90 दिन के अंदर आपको चार्जशीट पेश करनी होती है। तो दिल्ली पुलिस ने 12 नवंबर को इस केस की जांच शुरू की थी और नवंबर, दिसंबर, जनवरी तय समय के अंदर चार्जशीट पेश कर दी है। अब इस मामले में चूंकि अब ये चार्जशीट कोर्ट में आ गई है, तो इस पर 21 फरवरी से जो हियरिंग है, सुनवाई है पूरे मामले की, वो शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो गवाह हैं उनके बयान कोर्ट में दर्ज होंगे, जो एविडेंस हैं वो एविडेंस कोर्ट में दिखाए जाएंगे। इसके साथ में जो आरोपी है उसका भी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। तो अभी कोर्ट की सुनवाई में कितना समय लगता है वो देखना होगा और कोर्ट की सुनवाई के बाद ये तय होगा कि आफ्ताब ने अपराध किया है या नहीं किया है, या उसका अपराध रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, ये कोर्ट तय करेगा। और कोर्ट में कितना वक्त लगेगा ये भी अभी कोर्ट ही तय करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से ये डिटेल सामने आई हैं, अब इंतजार रहेगा कि क्या कुछ कोर्ट में इस मामले में होता है और ये मामला कब तक आखिर अंजाम तक पहुंचता है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान जारी है। दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं, लेकिन मेयर का चुनाव न होने का खामियाजा दिल्ली की जनता भी भुगत रही है और कर्मचारी भी। कर्मचारियों के वेतन के लाले पड़ गए हैं। निगम कर्मचारियों की पहले 4 महीने की तनख्वाह बकाया थी। हाई कोर्ट की फटकार के बाद दिसंबर तक की तनख्वाह जो है वो अब दे दी गई है, लेकिन संकट अभी भी टला नहीं है। हम आपको बताते हैं कि क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर झेल रहे हैं, और वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये जो लगातार सड़कों पर उतरी हुई है दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ, उनके चलते क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं लोगों को और कर्मचारियों को। तो यहाँ पर आपको बता दें 18,000 शिक्षकों को वक्त पर तनख्वाह नहीं मिल पाई है। एकीकरण के बावजूद भी जो तंगहाली है वो अभी तक बरकरार है, और यही कहा गया था कि एकीकरण हो जाएगा तो ये जो तंगहाली है ये नहीं रहेगी। इसके अलावा जो कर्मचारी हैं उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सफाई कर्मचारियों, शिक्षकों, डॉक्टरों का वेतन बकाया, दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों का भी वेतन बकाया रहा। रिटायर कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का इंतजार है। और आपको याद होगा नवंबर में एमसीडी के चुनाव हुए थे और अब फरवरी आ गई है, लेकिन अब तक मेयर नहीं बन पाया है क्योंकि दोनों पार्टियां लगातार आमने सामने हैं। वेतन के लिए हर महीने 700 करोड़ की दरकार होती है। एमसीडी पर 20,000 करोड़ की देनदारी है और मेयर न होने से नीतिगत फैसले नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको सुनवाते हैं दिल्ली नगर निगम शिक्षक संघ के जो महासचिव है रामनिवास सोलंकी, उनका क्या कुछ कहना है। दिल्ली नगर निगम में 18,000 टीचर काम करते हैं, जिनको पिछले अनेकों वर्षों से वेतन संकट से जूझना पड़ रहा है। कर्मचारियों को समय पे वेतन नहीं मिलता, पेंशनर को पेंशन नहीं मिलती। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने का हमारा वेतन बकाया था, लेकिन विभाग द्वारा हमें दिसंबर तक का वेतन जारी कर दिया है। मैं इसके लिए विभाग का हार्दिक आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ हमारी मांग है हमारे जितने पुराने बकाया एरियर्स हैं उनका जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेजुएटी कम्युनिकेशन का भुगतान किया जाए ताकि कर्मचारी को राहत मिल सके। मैं निगम से पुनः अपील करता हूं हमारे बकाया एरियर का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। धन्यवाद। तो रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस खबर को हम तक लेकर आए। रवीश, अब तक सब यही तस्वीर देख रहे थे कि किस तरह से दोनों पार्टियां सड़कों पर आमने सामने, लेकिन उसके पीछे की हकीकत ये है कि जो दिल्ली के करोड़ों लोग हैं वो तो परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन हजारों लोग जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो डॉक्टर हो, सब यहाँ पर दिक्कतें झेल रहे हैं इनकी इस आमने सामने की लड़ाई के चलते।
आज बिल्कुल आदित्य, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिकरण इस पूरे मामले का हुआ है, तो आप सोचिए कि G20 की बैठक होनी है, राजधानी दिल्ली है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं और पिछले 7-8 महीने से यहाँ पर कोई मेयर नहीं है। अब आप सोचिए कि जिन लोगों ने रविवार के दिन कतार में लग के वोट किया था कि दिल्ली को एक मेयर मिलेगा और तमाम सारे नीतिगत फैसले होंगे, वो लोग जो है वो 3 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि उनको मेयर कब मिलेगा। राजधानी में है तमाम सारे ऐसे नीतिगत फैसले हैं जिन पर अभी तक मुहर नहीं लग पाई है। मसलन तकरीबन 20,000 करोड़ की देनदारी है नगर निगम की तमाम सारे ठेकेदारों के ऊपर में। ब्यूटिफिकेशन का काम अभी रुका पड़ा हुआ है। तमाम सारे जो है वो जो नालियां बननी थी, सड़क बननी थी, उनका काम अभी बहुत धीमे हो गया है, क्योंकि सबको इंतजार है कि एक चुनी हुई जो है अब वो सत्ता आए, एक मेयर आए, एक डिप्टी मेयर आए, स्टैंडिंग काउंसिल के चेयरमैन आए, तो उस पर एक पॉलिसी के ऊपर में डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन पूरा पैरालाइज हो चुका है सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़कों तक पर जो है वो राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता यहाँ पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने आज की तस्वीर खुद देखी, हम वो तस्वीर भी देख चुके हैं कि जो निगम के अंदर हुआ, वहाँ पर हाथ टूट गए, लोगों के साथ में झगड़े हुए। लेकिन इन सब में पिस कर रह गया है वो आम आदमी, जिसको ये उम्मीद थी कि वो एक नई जो है वो पार्टी चुन रहे हैं, वो सत्ता पर किसी को बैठाल रहे हैं, तो ये समझ के कि एक पॉलिसी नहीं आएगी और उनको तमाम सारी सुविधाएं मिलेंगी। आप सोचिए कि वायदा किया गया था कि जो 3 कूड़े के पहाड़ हैं उनको ख़त्म करने का। अब आप सोचिए कि इनके ऊपर में क्या डिसीजन अभी तक लिया जा सकेगा। अगर कोई मेयर ही नहीं रहेगा तो निर्णय आखिर क्या होंगे। तो ऐसे तमाम सारी चीज़ें हैं। प्रॉपर्टी टैक्स की बात होती है, लोगों को ये उम्मीद थी कि जब नए मेयर आएंगे तो रिलीफ उनको मिल सकती है प्रॉपर्टी टैक्स पर। अभी तक उस बारे में भी कुछ नहीं हुआ है। तो पूरा जो है वो ये सारा सिस्टम जो है वो फंस कर रह गया है इस पूरे राजनीतिकरण में। बिल्कुल रवीश, और अभी भी ये साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये जो गतिरोध है ये कब तक बना रहेगा, क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा, क्या मेयर का चुनाव होगा, क्या जो स्टैंडिंग कमेटी का मामला उलझा हुआ है उस पर बात आगे बढ़ेगी, या ये इसी तरह से खींचतान जो है ये चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन जो है एक बार फिर से वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के खिलाफ यहाँ पर नजर आ रहा है। उनकी नीतियों के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। इनकी मांग ये है कि जो नीट और पीजी की परीक्षा है उसमें देरी जो है वो की जाए। फिलहाल नीट पीजी की परीक्षा 5 मार्च को है और इसके चलते 8 राज्यों के करीब 10,000 जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो इसमें हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, वो इस एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे। परिमल कुमार की रिपोर्ट। आज जो हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हमारी एक ही मांग है, वो है नीट पीजी का जो एग्जाम 5 मार्च को होना है उसको पोस्टपोन करके अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर सड़क पर और जुलाई में चालू होगी काउंसलिंग। तो बच्चों का ये कहना है कि प्रदर्शन नीट पीजी की परीक्षा की तारीख को लेकर है। दलील है कि 5 मार्च को होने वाली परीक्षा में करीब 10,000 मेडिकल स्टूडेंट्स नहीं बैठ पाएंगे। अभी भी करीब 8 से 10,000 बच्चे एलिजिबल नहीं हो रहे हैं। ऐसे में हमारी सरकार से मुख्य रूप से 2 ही मांग है। पहली मांग कि जो 5 मार्च को इम्तिहान किया जा रहा है इसे मई एंड में या जून में किया जाए, ताकि एग्जाम और काउंसलिंग के बीच 1 महीने से ज्यादा की गैप नहीं हो। ये बच्चों को बेरोजगारी होती है, उन्हें कोई काम नहीं कर मिलता है। परीक्षा बेशक 5 मार्च को है, लेकिन इंटर्नशिप खत्म करने की मियाद 30 जून तक। लिहाजा मार्च में होने वाली परीक्षा की काउंसलिंग जुलाई में ही मुमकिन है। तारीख बढ़ेगी तो कईयों को और मौका मिलेगा। 5 तारीख को आप एग्जाम लेके 4 महीने उन लोगों को खाली बैठा रहे हो। इससे अच्छा आप 2 महीने अगर एग्जाम को डिले कर देंगे तो कितना फायदा होगा बच्चों को। 1 साल खराब होना, मेडिकल फील्ड में वैसे इतनी लंबी पढ़ाई होती है, 10-10, 12-12 साल, 15 साल लग जाते हैं उसको कंप्लीट करने में, और बच्चे 1 साल तक पूरा जी जान लगा के मेहनत करते हैं। ऐसे में उनकी मेहनत पे केवल हमारे एक डिसीजन से पानी फेरना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय नीट पीजी की परीक्षा में पहले से हो रही देरी को धीरे धीरे कम करना चाह रहा है। ऐसे में इनकी आवाज कितना असर कर पाएगी देखना होगा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और उधर यूक्रेन में भारत के लगभग 20,000 बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करते हैं जो कि युद्ध के दौरान वापस भारत आ गए थे। वो तस्वीर भी हम सबको याद है। अब यूक्रेन में वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं और इन बच्चों को यूक्रेन आकर क्लासेस लेने के लिए भी कहा जा रहा है। पर इन बच्चों को यूक्रेन पहुंचने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्या समस्याएं हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। दिल्ली में यूक्रेन के दूतावास के बाहर जमा सैकड़ों छात्र, ये वो हैं जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और आजकल हर रोज
यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। 22 साल की धृति जोशी राजस्थान की रहने वाली हैं और यूक्रेन की एक विश्वविद्यालय में मेडिकल की तृतीय वर्ष की छात्रा हैं। धृति की बुधवार सुबह रोमानिया की फ्लाइट है, लेकिन अभी तक रोमानिया दूतावास ने धृति और धृति जैसे हजारों बच्चों को यूक्रेन जाने के लिए ट्रांजिट वीजा नहीं दिया है। हमने रोमानिया के वीज़ा का अप्लाई किया था, ट्रांजिट वीज़ा का, और हमने 16 को एप्लीकेशन डाल दी थी। तब उन्होंने हमारे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए, वीज़ा फ़ी ले ली, हमें ये वो दे दिया रिसिप्ट कि ये आपकी वीज़ा का रिसिप्ट है, हमें सब कुछ मिल गया। बट तब उन्होंने हमें नहीं बोला कि आपको यूक्रेन एम्बेसी से लेटर चाहिए होगा। तब उन्होंने कहा कि आपको मिनिमम 7 और मैक्सिमम 15 डेज़ में वीज़ा मिल जाएगा, आपके पास मेल आ जाएगा। हम डेली मेल का वेट करते रहे, हमारे पास कोई मेल, कोई अपडेट, कोई इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं आई। कल जब हम आए यहाँ पे, हमारी कल की फ़्लाइट है वेडनेसडे की, और जब मैं कल मंडे को यहाँ पे आई और रोमानिया एम्बेसी पहुँची तो उन्होंने कहा कि आपको यूक्रेन से एक लेटर लाना होगा जिसमें सिर्फ ये लिखा है कि आप यूक्रेन के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो हम आपको वीज़ा दे देंगे। अब हम यहाँ यूक्रेन एम्बेसी में आए हुए हैं कि आप हमें वो लेटर प्रोवाइड करें, और अभी तक हमें कुछ हेल्प नहीं मिल रही है। दरअसल यूक्रेन में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ने ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं और छात्रों को फरमान भेज दिया है कि यूनिवर्सिटी आकर कक्षा में हिस्सा लें। लेकिन यूक्रेनी दूतावास से कागजात न मिल पाने के कारण रोमानिया, पोलैंड जैसे देश इन बच्चों को ट्रांजिट वीजा नहीं दे रहे। हम लोग यहाँ मतलब 1 मंथ से ऐसे दौड़ रहे हैं सर। पिछले मैं 15 तारीख को यहाँ आया था, 3-4 दिन उधर दौड़ा, फिर ये लोग बोले कि जाओ तुम लोग घर जाओ, सारा डॉक्यूमेंट्स है हम लोग ने वो जमा कर दिया था यहाँ पे। फिर भी ये लोग ना मेल किया ना कुछ किया। हमारी कल फ्लाइट है, सुबह में 6:55 की फ़्लाइट है। हम लोग 2 दिन से 3 दिन से दौड़ रहे हैं यहाँ पे, और सारे स्टेट्स के बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे। 25 डेज से अपन कंटिन्यू दिल्ली में ही है, घर भी नहीं गए हैं, और हमें लिविंग एक्सपेंसेस यहाँ पे भी रह रहे हैं, हमें खर्चे उठाने पड़ रहे हैं, हर दिन के खर्चे हैं, और घर तो जा ही नहीं पा रहे, और हम डेली चक्कर काटते हैं एम्बेसी के, हमें और प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिलता सर हमें। यूक्रेनी दूतावास ने हमें औपचारिक तौर पर तो कुछ नहीं बताया है, बस ये कह दिया है कि भारतीय छात्रों को लेकर दूतावास में बैठकों का दौर जारी है। लेकिन यूक्रेन रूस युद्ध ने यूक्रेन में पढ़ रहे लगभग 20,000 छात्रों का भविष्य अधर में डाल दिया है। इन बच्चों की एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। पहली बात तो यूक्रेन से इनकी यूनिवर्सिटी इनको बुला रही है, अगर ये नहीं जाते हैं तो इनका करियर ख़राब होता है। अब ये जाना चाहते हैं तो एक तो रुक रुक के युद्ध हो रहा है, और दूसरा इनको जाना पड़ेगा पड़ोसी देशों से जहां से उनको ट्रांजिट वीज़ा नहीं मिल रहा है। तो वाकई में इन बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। दिल्ली में सहयोगी पूजा आर्या के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे जिंदगी को कितना आसान कर देंगे चैटबॉट, चैट जीपीटी पर अब बड़ी कॉर्पोरेट वॉर। तो पिछले कुछ महीनों से चैट जीपीटी की खूब चर्चा हो रही है और इस प्लेटफॉर्म को लोग गूगल के विकल्प के तौर पर भी देखने लगे। लेकिन अब इस कंपटीशन में गूगल कहां पीछे रहने वाला था, तो अब गूगल ने भी अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बार्ड रिलीज कर दिया है और इस सर्विस को फिलहाल गूगल ने टेस्टर्स के लिए रिलीज किया है। खबर यह भी है कि गूगल सिर्फ बार्ड पर ही नहीं रुकने वाला, बल्कि कंपनी कई दूसरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रही है। हाल ही में कंपनी ने टेक्स्ट को म्यूजिक में चेंज करने वाला एक एआई टूल भी इंट्रोड्यूस किया है और ऐसे कई दूसरे ऑप्शंस भी गूगल आने वाले वक्त में प्रदान कर सकता है। तो आपको यहाँ पर बताते चलते हैं कि क्या है चैट जीपीटी। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर जो है वो जीपीटी का फुल फॉर्म है। एक चैटबॉट है जिसे ओपन एआई ने तैयार किया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। सार्वजनिक तौर पर जो भी मौजूद डेटा है वो सारा डेटा इसमें फीड है। तो किसी भी सवाल का जब जवाब इससे किया जाता है तो वो इसे देने में पूरी तरह से सक्षम है। यहाँ तक कि ये निबंध भी लिख सकता है। रिसर्च पेपरों का जो सार होता है, जो समरी होती है, वो भी चैट जीपीटी तैयार कर सकता है। कंप्यूटर कोड भी जनरेट कर सकता है और बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि ये कई परीक्षाएं पास कर चुका है। अमेरिका के कई स्कूलों में इसे इसके चलते बंद कर दिया गया। न्यूयॉर्क के शिक्षा विभाग की तरफ से भी इसे बैन कर दिया गया है।
चैट जीपीटी को टक्कर देने जा रहा है अब गूगल का बार्ड। यहाँ पर आपको बता दें, गूगल जो है वो लेकर आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैटबॉट। जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने ये जानकारी दी है। लैम्डा पर आधारित है एआई चैटबॉट का जो बार्ड है वो, ये पिचाई ने जानकारी दी है। आपको ये भी बता दें कि लैम्डा जो है वो लैंग्वेज मॉडल और डायलॉग एप्लीकेशन है। यूजर्स के रिस्पॉन्स जो होंगे उसके और लैब पर जो रिसर्च में जो उपलब्ध जानकारी होगी उससे ये जो अपना नॉलेज है वो इकट्ठा करेगा। चैट जीपीटी से भी ज्यादा सटीक जवाब देने की उम्मीद यहाँ पर बार्ड से की जा रही है। यूजर्स के लिए पावर, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का मेल इसे बताया जा रहा है। टेस्टिंग के बाद कुछ हफ्तों में इसे रिलीज कर दिया जाएगा और आम लोग इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अब सवाल ये है कि क्या चैट जीपीटी पर बड़ी जो कॉर्पोरेट वॉर है उसकी शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि टेक जायंट कंपनियां जो हैं वो इसमें आपस में टकराती नजर आने वाली है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिर्फ गूगल ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट की दुनिया में कदम रखा है उसने। चैट जीपीटी की लड़ाई में अब कूदेगा माइक्रोसॉफ्ट। अपने सर्च इंजन बिंग को चैट जीपीटी के साथ ही अपडेट करने जा रहा है और चैट जीपीटी के फास्टेस्ट वर्जन के साथ इसे माइक्रोसॉफ्ट लेकर आने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर बिना लॉगिन के चैट जीपीटी उपयोग करने का दावा जो है वो किया जा रहा है। तो दावा ये भी किया जा रहा है कि कंपनी ने वेब सर्च इंजन पर चैट जीपीटी का परीक्षण शुरू कर दिया है और इसे जल्द ही चैट जीपीटी के अगले वर्जन द्वारा संचालित भी किया जाएगा। तो एक बड़ी कॉर्पोरेट वॉर जो है वो चैट जीपीटी के क्षेत्र में हम देखने जा रहे हैं। फिलहाल देश की बात में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किस जज को लेकर हुआ विरोध और सुप्रीम कोर्ट ने किया दखल से इनकार। और अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर शहडोल में बच्चों के बीमार पड़ने पर उन्हें गर्म सलाखों से दागने जैसी कुप्रथा की खबर एनडीटीवी पर हमने आपको दिखाई थी। और उसके बाद इस मामले में प्रशासन ने अब घर घर जाकर लोगों को समझाइश देना शुरू कर दिया है। और उधर बच्चों को दागने की आरोपी रामवतिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। पहले मैं रामवतिया हूँ, फिर कल्ली है, फिर मट्ठी है, फिर जलेबिया है, फिर रामकली है, फिर दुखनी है, फिर रामवती है, रामरती। हाँ, इतना है। और कठौतिया में कितने हैं? कठौतिया माही 3 है। कठौतिया माही उनकर घर वाले लड़का बन के नाम जाना, उनकर नहीं जाना। शहडोल में 3 महीने की रुचिता और शुभी कोल को दागने की आरोपी रामवतिया गिरफ्तार हो गई। दोनों घटनाओं पर पुलिस ने अलग अलग अपराध पंजीबद्ध किया है और दोनों घटनाओं में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करने के बाद जब विवेचना करी है तो उसमें जांच में मालूम पड़ा है कि रामवतिया कोल चर्मकार नाम की एक व्यक्ति महिला जो दागने की क्रिया करी थी इन दोनों बच्चियों के साथ में, उसको बाकायदा गिरफ्तारी की गई है। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उसको नोटिस देकर छोड़ा गया है। पुलिस इस दोनों मामले का अनुसंधान कर रही है। हालांकि रामवतिया का बयान बताता है इस कुप्रथा की जड़ें कितनी गहरी हैं और इसमें कितने लोग लगे हुए हैं। ये बताइए, जो दगना इस समय चल रहा है तो लोग बग दगाते कहे हैं, दगना पेट में क्यों कहते हैं, कौन बताइए? तो बोलते हैं कि पलाई टाइप की चलती है तो दगवाने से ठीक हो जाती है। फिलहाल शहडोल में स्वास्थ्य विभाग की टीमें लोगों को जागरूक कर रही हैं। बताया जा रहा है कि दागने की कुप्रथा अपराध है और इसकी सजा भी तय है। लोगों ने इसके लिए हेल्थ विभाग के सभी अधिकारियों को हाउस टू हाउस फॉलो चेकअप के लिए फील्ड में दौड़ाया हुआ है। इसके साथ ही कम्युनिटी सर्वे किया जा रहा है और आरबीएसके के लोग, आशा कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और मोबिलाइजर और जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे 6 माह से कम के हैं, उनके सबकी स्वास्थ्य जांच, दवाई बांटना और इसको हम लोग देख रहे हैं। और मैंने इसके लिए धारा 144 का एक आदेश भी निकाला है। सभी अस्पतालों में दवाइयां भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। डॉक्टरों के ऊपर, मेडिकल ऑफिसर के ऊपर बहुत सख्त निगरानी रखी जा रही है। जो भी इसमें जरा भी लापरवाही करेगा उसकी सेवा समाप्त करने में, विभाग की जांच करने में, उनका ट्रांसफर करने में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। छोटे बच्चों को ना दागेंगे। मध्य प्रदेश में सरकार विकास यात्रा का आयोजन कर रही है। शहडोल में इस मौके का इस्तेमाल भी दागना के खिलाफ शपथ दिलाने में किया जा रहा है।
रमवतिया गिरफ्तार हो गई, लेकिन खुद रमवतिया कह रही है कि शहडोल में ऐसी कई रमवतियां हैं। तो समस्या रमवतिया और अंधविश्वास तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं भी हैं जो मध्य प्रदेश में बदतर हालत में हैं। खुद सरकारी रिपोर्ट कहती है कि ग्रामीण इलाकों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 95% से ज़्यादा पद खाली हैं और पूरे प्रदेश में सरकारी डॉक्टरों के भी आधे से ज़्यादा पद खाली हैं। भोपाल में अपने सहयोगी रिजवान खान और शहडोल में विनय के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आखिरकार एल विक्टोरिया गौरी ने तमाम विरोधों के बावजूद मद्रास हाईकोर्ट की जज के तौर पर शपथ ले ली है। विक्टोरिया गौरी का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गया। एडवोकेट एलसी विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाईकोर्ट का जज नियुक्त करने पर कुछ वकील सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। उन्हें शपथ लेने से रोकने की मांग भी की गई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में भाजपा से उनके जुड़ाव और मुस्लिम ईसाई समुदाय के खिलाफ दिए गए बयानों का जिक्र भी किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तर्कों को नहीं माना। आशीष भार्गव की रिपोर्ट। आई लक्ष्मणा चंद्रा विक्टोरिया गौरी। मंगलवार की सुबह इधर एल विक्टोरिया गौरी मद्रास हाईकोर्ट के जज के तौर पर शपथ ले रही थीं, तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट उनकी नियुक्ति के खिलाफ सुनवाई कर रहा था। इधर शपथ पूरी हुई, उधर अदालत ने याचिका खारिज कर दी। ऐसा पहली बार नहीं है कि राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव वाले लोग जज नहीं बने। फिलहाल वो उपयुक्तता के सवाल पर नहीं जा सकते। कॉलेजियम ने पार्टी से जुड़े होने और हेट स्पीच पर विचार किया होगा। उन्हें अस्थायी जज बनाया जा रहा है। अगर शिकायत होगी तो स्थायी नहीं किया जाएगा। इस मामले में दखल एक गलत मिसाल होगी। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट के वकीलों ने इस मामले में ये कहते हुए चुनौती दी थी कि विक्टोरिया गौरी बीजेपी महिला मोर्चा में रही हैं और वो मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ हेट स्पीच दे चुकी हैं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। विक्टोरिया गौरी